कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हैं? ओके, चलो तो हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए? हाँ, मिक्सचर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में वीक एसिड के मिक्सचर होंगे तो कैसे निकालेंगे, या फिर वीक बेस के होंगे तो कैसे निकालेंगे, वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। कोई दिक्कत वहाँ तक तो नहीं आई होगी, हमें उम्मीद है। और होमवर्क भी दिया है, क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पे, तो आप उसे जरूर बनाएंगे, आज भी कुछ देंगे। तो क्लास की शुरुआत किसके साथ होगी? क्वेश्चन की शुरुआत होगी। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ो। कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है हैविंग पीएच, यानी सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है? 13 है। आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ H+ आयंस इन 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी इसी सॉल्यूशन के जब हम कितना लेंगे? 1 ml लेंगे, तो उस 1 ml में कितना H+ आयंस होंगे, ये आपको क्वेश्चन है। यानी H+ का संख्या पूछ रहा है, याद रहे। देखो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना क्वेश्चन कंसेप्ट वही होता है, बट क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, लेकिन वो किसके? H+ के, और साथ ही साथ आपको एक मॉल्यूम भी दिया है, वो दिया है कितना? ओनली 1 ml दिया है। तो यहाँ तक जाने से पहले हमें कुछ और ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया है देखो। तो यानी नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? बोलो, मोल चाहिए होगा। किसका? जिसका आयंस जिसका H+ का आयंस की संख्या पूछ रहा था, उसका भी उसी का मोल भी चाहिए होगा। तो क्या करोगे? पहले तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कहाँ से? यहाँ से देखो, तो सॉल्यूशन दिया है, उसका पीएच है कितना है देखो, तो पीएच बराबर है 13। तो इस पीएच को हम कैसे लिखते हैं? बोलो, माइनस पी की जगह क्या आएगा? माइनस लॉग, और एच की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बराबर क्या होगा? 13 होगा। इस माइनस को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? इधर बच जाएगा log H+, इधर क्या बचेगा? -13। यहाँ पे हम पहले से ध्यान देते हैं। अब इस log को जब उधर ले जाएंगे, H+ का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास? बता चुके हैं log का फॉर्मूला से। क्या करोगे? इसका बेस कितना है? 10, तो 10 यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर ये पावर आ जाएगा, यानी 10 का पावर कितना हो गया? 13 हो गया। ये हो गया आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हम लोग जानते हैं, ये किसके बराबर होता है? नॉर्मलिटी के बराबर में। ये क्या आ गया? नॉर्मलिटी आ गया। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है? सही, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू n फैक्टर। यहाँ पे n फैक्टर जो H+ का संख्या कितना है? 1 है ना? इसका मतलब मोलरिटी कितना हो जाएगा? बोलो, कितना ही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये हो गया आपको मोलरिटी आ गई। कितना? ये मोलरिटी किसका आया है? H+ का है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आपको मिल गया कितना? 10 टू दी पावर -13 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब इसका मीनिंग जानते हो? याद है मोलरिटी जब बताए थे तो क्या बताए थे आपको? तो उसका डेफिनेशन भी याद रखोगे, क्योंकि डेफिनेशन से भी कभी-कभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोलरिटी किसका? H+ का कितना? 10 टू दी पावर -13। इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर है 13 m। इसका मीनिंग बताओ तो जल्दी से। इसका मीनिंग हम लोग क्या क्या जानते हैं? यहाँ से हम लोग क्या क्या डेटा मिलेगा? बोलो, हाँ क्या मिलेगा? पहला तो क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? कंसंट्रेशन किसका है? H+ का है, तो मोल किसका मिलेगा? H+ का कितना? 10 टू दी पावर -13। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, और भी कुछ मिलेगा यहाँ से? हाँ, क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना होगा? 1 लीटर होगा। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में H+ का कितना मोल है? 10 टू दी पावर -13 है। ओके, अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है? अब हमें जो डेटा निकालना था इस लाइन से, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ H+, ये क्या है? मोल ऑफ H+। तो मोल में या नंबर में क्या रिलेशन होता है? बोलो, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, सॉरी, नंबर ऑफ आयंस बराबर
पे जो दिया हुआ है देखो 8 लीटर में इतना है, और आपको देखो कुछ कंडीशन दिया है कितना में, आपके पास सिर्फ 8 ml है सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि 8 ml में H प्लस का कितना मोल है ये निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अब आ गया होगा समझ में। अब क्या करोगे, पहले 1 ml में निकालोगे। कैसे निकालोगे बोलो? तो यहाँ पे 1 लीटर को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? 1000 ml लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो गया 1000 ml हम लिख सकते हैं, यानी since 1000 ml of solution contain कितना 10 to the power minus 13 mole of H plus ion। 1000 ml में कितना मोल है किसका, H प्लस का। आपको कितना में पूछ रहा है 8 ml। आप क्या करोगे, hence 8 ml में कितना होगा बोलो जल्दी से, हाँ 10 to the power minus 13 नीचे में आ जाएगा 10 का पावर 3, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power minus 16 मोल ऑफ H प्लस आयन। यानी 8 ml जो आपको पूछ रहा था उस 8 ml में आपको कितना H प्लस आयन 10 to the power minus 16। अब आपको मोल निकल गया किसका, किसका H प्लस का, कितना आया 10 to the power minus 16 आ गया। अब क्या करोगे, अब तो आराम हो गया, आपको मोल निकल गया। हम आयंस की संख्या निकालनी, क्या करेंगे आप, अब नाउ बोलो, हाँ नंबर ऑफ आयंस। आयंस में यहाँ पे कौन है H प्लस है ना, क्या करते हैं मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुना करते हैं। ये तो हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ चुके हैं सब, है ना। तो मोल कितना है देखो 10 to the power minus 16 और इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू बोलो 6.023 इनटू 10 to the power 3। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? क्या करना था यहाँ पे, यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंगली आंसर आपको दिया रहेगा, किधर दिया रहेगा, यहाँ नहीं इसको गुना कर देगा यहाँ पे। यहाँ पे आ क्या रहा है देखो 10 to the power minus 6 आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पे क्या है minus 13 है। तो ध्यान से बनाइएगा, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट वही है बट क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, कोई इधर से कभी इधर से कभी इधर से पूछेगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ, एक होमवर्क दे रहे हैं आपको। तो हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन रिलेशन का क्वेश्चन था, तो हम लोग वापस में कुछ अलग क्रिटिकल कर दिया था, ठीक ही था वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HCl एंड 0.2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, गिवन दैट dissociation constant of HCl 2 into 10 to the power minus 4 or dissociation constant of acetic acid 2 into 10 to the power minus 5, and also calculate concentration of hydroxide ion, OCl minus and acetate ion। यानी इन सब का concentration भी पता करना है, साथ ही साथ pH भी निकालना है। और ये दोनों कैसे एसिड हैं गौर करो, दोनों वीक एसिड हैं, दोनों को मिक्स किया गया है। पहले pH निकालिएगा और फिर सब कंसंट्रेशन निकालिएगा, इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, वो आपका काम है। ये रहेंगे आपके होमवर्क। ओके, सॉल्व करो, सॉल्व करके हमें बताओ कैसे करना है। मैंने पिछला क्लास में ही बताया था कि जब दो वीक एसिड को मिलाते हैं तो कैसे उसका pH निकालते हैं, कैसे कंसंट्रेशन वैरी करेगा, वो सब हमने आपको बता चुका है। अगर नहीं समझ में आया है फिर से बैठ जाइए, उस वीडियो को देखिए, कुछ समझ आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
अब वो होमवर्क है, उसका आप सॉल्व करके बताओ कैसे बना है, क्या है आंसर बताना जरूर याद से। चलिए तो अब हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर पॉलीप्रोटिक एसिड में चलेंगे और बेस में। हेडिंग क्या लोगे? स्ट्रेंथ comparison of two weak acid and two weak bases। यानी हमें दो वीक एसिड दिया हो और या फिर दो वीक बेस दिया हो, उनका स्ट्रेंथ में हमें कंपैरिजन करना है। तो पहले तो हम लोग क्या पढ़े, ऐसे दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। तो अब हम लोग वीक है, वीक में ही कंपेयर करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। ए अगर हमारे पास दो एसिड है, वीक एसिड, एक ए है और दूसरा बी है, उन दोनों में हम कैसे पता करेंगे कि कौन वीक है? तो इसके लिए जनरली वीक एसिड के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखना। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड जो हम डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से, या फिर वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, दोनों ही केस में हम लोग जब इसका स्ट्रेंथ भी कंपेयर करेंगे तो किससे करते हैं हम लोग? जनरली। याद रहे क्या बोल रहे हैं, जनरली का मतलब हमेशा नहीं होता, ठीक है। जनरली जो हम लोग उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम लोग वैल्यू निकाल के वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि कौन स्ट्रांग है और कौन है वीक है, ओके। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट तो दिया रहता है, साथ साथ उसका कंसंट्रेशन भी दिया रहता है। एक एसिड दो एसिड है, दो एसिड है या फिर दो बेस है, तो उसमें क्या होगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा, और सिर्फ अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया तो आराम से निकालेंगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन भी दिया है, तब कैसे निकालेंगे? तब उसके लिए हमें, वो हम आपको आगे बताएंगे, सिर्फ बताइए देते चलो। तब अगर हमें क्या करना है, अगर एसिड का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया हो, उसका कंसंट्रेशन दिया हो, या फिर बेस की बात करो, बेस में भी अगर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो और उसका कंसंट्रेशन भी दिया हो, तब क्या करोगे? तो एसिड के केस में आप H+ का कंसंट्रेशन निकालोगे। क्या करोगे? H+ का कंसंट्रेशन। और बेस के केस में क्या निकालोगे? जल्दी बोलो। हाँ, क्या करेगा? OH- का कंसंट्रेशन निकालेगा, ठीक है। और उसको देखिएगा कि किसका ज्यादा है, वो जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। तो चल पहले हम बात करते हैं जो पहला लाइन है, क्या हम करेंगे कि जनरली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट नोट करके लिखोगे, जनरली strength of weak acid या weak base are determined by their उसके by their dissociation constant। मतलब हमें क्या करना है, जनरली की बात करें, अगर एसिड की बात करेगा या फिर बेस की बात करेगा, तब क्या चेक करोगे? उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट चेक करोगे। और एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ इसके प्रोपोर्शनल होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं? ये बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो, ये भी होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इसके बेस के।
ओके, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर फर्दर बता रहे हैं। देखिए, यानी हमें एसिड का या फिर बेस का स्ट्रेंथ कंपेरिजन करना है, क्या चेक करोगे आप उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर एसिड के स्ट्रेंथ की बात कर रहा होगा तो क्या देखोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और बेस की बात करोगे तो क्या देखोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कर लोगे। अच्छा, अब इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। और आज का जो ट्रेंड है इसकी जगह पर उल्टा कर दिया है इसको, वो भी हम बताते हैं कैसे। देखो आप, जैसे हमारे पास दो एसिड है, 2 वीक एसिड हमें लिया है, एक है HA और दूसरा है HB। क्या है, दो वीक एसिड है, एक है HA और दूसरा है HB, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, इसका वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -3, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 10 टू द पावर -5। HA का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है कितना, 10 टू द पावर -3, और HB का, दोनों एसिड है, और HB का 10 टू द पावर -5। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है किसके प्रोपोर्शन होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के। अब देखो तो जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। गौर करो तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन नजर आ रहा है, ये वाला ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है ना। देखो इस पर 10 टू द पावर -3 है और यहाँ पे 10 टू द पावर -5 है, ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन हो गया, हाँ ये वाला हुआ। इसका मतलब hence HA is stronger acid than HB होगा ना, क्योंकि HA का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है किसके कंपेयर में, HB के कंपेयर में, इसलिए HA कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, किसके कंपेयर में, HB के कंपेयर में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जल्दी से नोट करो, फिर इसका अगला पॉइंट बताते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आजा, देखो दो चीज हम लोग एसिड के साथ कर रहे हैं, वही चीज का किसके साथ हो जाएगा, बेस के साथ होगा, बस फर्क क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बेस होता तो यहाँ पे क्या होता, एक काम करते हैं, हम बेस का भी एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, नहीं तो तुम लोग जो है ना मेरा सर फोड़ दोगे। यहाँ पे है एक बेस है AOH और दूसरा है BOH, ठीक है, दोनों बेस कैसे हैं, वीक बेस है, एक AOH है और दूसरा BOH है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -5, और इसका दिया है 10 टू द पावर इसका दिया है 10 टू द पावर -5, इसका दिया है 10 टू द पावर -2। बोलो कौन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kb, तो Kb का वैल्यू ज्यादा किसका नजर आ रहा है, BOH का, इसका मतलब BOH क्या होगा, hence BOH is a stronger base किसके कंपेयर में, AOH के कंपेयर में, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर बता रहे हैं हमें। चलिए अब देख, तो अभी ये तो मालूम हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ हो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ देयर एसिड, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और बेसिक स्ट्रेंथ वो भी उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के। लेकिन अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अब हम लोग इस
माइनस लॉग बोथ दोनों तरफ आपको क्या लेना है, माइनस लॉग लेना है। तो देखो तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाओ माइनस लॉग के ए बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर -3 होगा। इसी तरीके से इधर करो माइनस लॉग के ए बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर -5 होगा। अच्छा, अब इस माइनस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, हाँ क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं ना, पोटेंस पावर। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी, और उसके बाद कौन है, के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना है, बोलो जल्दी से, जल्दी, हाँ कितना हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, -3 यहाँ आएगा, -3 या -1 कितना होगा, 3। लॉग 10 का वैल्यू 1। तो पी के ए जो है, एच ए का कितना आ गया, 3 आ गया। और इधर बात करो, इधर भी क्या लिखेंगे, पी के ए, इधर देखो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बोलो, इसका कितना आ गया, पी के 3 आ गया, इसका क्या आ गया, 5 आ गया। अब बोलो कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एच ए, यहाँ पे एच ए क्या हुआ था, स्ट्रॉन्गर हुआ था। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा था। लेकिन जब क्या हो गया, डिसोसिएशन कोएफिशिएंट के टर्म में लिया था, अब हम जब पीके के टर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ मामला उलट गया। देखो, जब के के टर्म में लिए तो ये वैल्यू ज्यादा था, ये कम था। अब जब हम इसको क्या किया, दोनों तरफ माइनस लॉग लिया, हमने क्या किया, इसको पीके के टर्म में, यानी के को हम लोग पीके के टर्म में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो मामला क्या हो गया, पासा पलट गया। इसका वैल्यू कम हो गया, इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। इसके वैल्यू ज्यादा होने से तो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रांग हो जाएगा, या ये इसका वैल्यू ज्यादा हो, ये स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पीके का वैल्यू दिया है, इसका मतलब ज्यादा है, तो वो एसिड कैसा है, कम है। यही मतलब ना हुआ। इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। क्या है, पीके का वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो कैसा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, कमजोर है वो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसको एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, डिसोसिएशन कोएफिशिएंट के थ्रू पहले हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया। डिसोसिएशन कोएफिशिएंट के थ्रू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ हो या फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हो। लेकिन जब हमने क्या किया, माइनस लॉग लिया दोनों तरफ, और उसके बाद जब वैल्यू निकाला, तो मामला यहाँ पे पलट गया। अब यहाँ पे पीके का वैल्यू जो है, जो स्ट्रॉन्ग था उसका कम हो गया, और जो वीक था उसका ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि पीके से स्ट्रेंथ की कैसा रिलेशन हो गया, हाँ कैसा हो गया, उलटा हो गया। वेरी गुड, चलो जल्दी से नोट कर लो, समझ में आ गया तुम लोगों को। अभी आगे इसको दिखा देते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, नोट करके लिखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके डिसोसिएशन कोएफिशिएंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके पीके। इसका आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनाओगे खूब मिलेगा ये। ठीक है, तो पीके से कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। यानी ये जितना ज्यादा होगा उतना उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उतना वीक होगा। ठीक है, ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। अच्छा, उसी तरीके से बोलो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या लिखेंगे, एंड बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के, इसका बेस का Kb, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ PKb। कोई दिक्कत? तो ये था पहला तरीका जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने का, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने का, लेकिन कब, वीक के कंडीशन में। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चल, तो हम लोग अगर कंपेयर करने के लिए बोलेगा तो आराम से कंपेयर कर लेंगे, लेकिन
पे सिर्फ क्या है, के है या फिर के पीके होगा, के बी होगा या फिर पीके बी होगा, लेकिन तब ऐसा करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट तो दिया रहेगा, साथ साथ उस एसिड या फिर उस बेस का आपको कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा, तब हम कैसे निकालेंगे? तब उसके लिए जब एसिडिक एसिड को कंपेयर करने के लिए बोलेगा तो हम क्या लेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि जिसका ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस के केस में क्या करोगे, हाँ OH माइनस के कंसंट्रेशन से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो वीक एसिड के केस में या फिर वीक बेस के केस में हम लोग H प्लस निकालना जानते हैं, कैसे, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। देखो हम निकाल रहे हैं कैसे निकलेगा, वैसे आप लोग जानते हो। क्या करोगे, हम ले रहे हैं, हमारे पास दो वीक एसिड है, एक है Ha, इसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है K1, कंसंट्रेशन है C1 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 1। इसी तरीके से दूसरा एसिड है Hb, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka2, कंसंट्रेशन है C2 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 2। आप तो जानते हो, तो ना लगाओ सॉल्ट डाइल्यूशन लो, Ha क्या होगा, H प्लस और A माइनस, ये जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा हम डायरेक्ट ले लें, नहीं चलो तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। Q टाइम जब 0 है तो बोलो इसका कंसंट्रेशन C1, यहाँ 0 0, यहाँ पे बोलो जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा इसका कितना टूटेगा, C1 अल्फा 1 टूटेगा, C1 अल्फा 1 टूटेगा, तो बचे बनेगा ये कितना, ये C1 अल्फा 1, ये कितना बनेगा C1 अल्फा 1, ये कितना बचेगा, था कितना C1, टूटा कितना C1 अल्फा 1, तो बचा कितना, इसमें से घटा देंगे, ये बच गया, यानी C1 माइनस C1 अल्फा 1, ये हो गया किसका, Ha के लिए। तो यहाँ से आप क्या करो, Ka1 बराबर क्या लिखोगे, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ Ha, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, नीचे में C1 कॉमन ले लो, C1 अंदर में 1 माइनस अल्फा 1, क्योंकि ये कैसा एसिड है, वीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, देखो तो कहां पे, इसको निकाल दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 से C1 कट गया और 1 माइनस अल्फा 1 लगभग किसके बराबर आएगा, 1 के। इस तरह से देखो तो A1 बराबर क्या हुआ, इधर क्या बच गया, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, किसका किसका, Ha का। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर क्या है, देखो तो C1 अल्फा 1 है ना, C1 तो हमें मालूम है कि अल्फा 1 का वैल्यू मालूम है, यहाँ से निकाल लेंगे, निकालो अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka1 बाय C1 होगा। तो इस तरह से जो H प्लस है कहां से, Ha से आ रहा है, वो क्या आएगा, देखो तो C1 अल्फा 1 बराबर क्या होगा, वैल्यू पुट करो, C1 अल्फा 1 के लिए अपने को क्या आया है, स्क्वायर रूट Ka1 नीचे में C1, इस C1 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में C1 से C1 कट जाएगा, और क्या बचेगा Ka1 इनटू C1। तो ये हो गया आपको जो H प्लस कहां से आया है, Ha से आया है, ये वैल्यू आ गया, स्क्वायर रूट Ka1 इनटू C1। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, वो थोड़ा सा पहले से जान रहे हैं, जल्दी से नोट करो, फिर Hb का बताते हैं। चलिए चल, अब इसी तरह से दूसरा एसिड भी है, वहां से भी H प्लस लेंगे, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दूसरा ले रहे हैं हम लोग Hb, इसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है Ka2, कंसंट्रेशन है C2 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 2। तो जब टाइम t है तब यहाँ पे हो गया Hb कैसे टूटेगा, H प्लस और B माइनस में, इसका कंसंट्रेशन क्या दिया है C2, ये दोनों 0 0, जब t टाइम इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो C2 अल्फा 2 क्या होगा, टूटेगा, ये कितना बनेगा C2 अल्फा 2, ये भी कितना बनेगा C2 अल्फा 2,
कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से यहाँ से भी लिखो KA2 बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे B माइनस यहाँ पे HB। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 अल्फा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 अल्फा 2 होगा, और नीचे में क्या होगा C2 यहाँ पे अल्फा 2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ C2 से C2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा KA2, यहाँ हो गया C2 अल्फा 2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम क्या निकल जाएगा, अल्फा 2 का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ नहीं वही सेम चीज था, बस पॉइंट चेंज करना था हमें जगह, ये होगा। अब इस तरह से जो h प्लस hb से आया वो कौन है, यही है ना C2 अल्फा 2, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे C2 अल्फा 2। अब रख दो अल्फा 2 की जगह पे, यहाँ C2 अल्फा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा KA2 और नीचे में C2। अब वो C2 को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा बोलो, स्क्वायर में आ जाएगा, फिर नीचे में C2 को काट देगा, यही वैल्यू बनेगा यहाँ पे KA2 और ये C। तो ये जो H प्लस आया कहाँ से आ गया, HB से आया, दूसरा वाला HB से आ गया। तो दोनों का हम लोगों ने H प्लस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए हम आपको क्या होता है, जब भी कंपैरिजन की बात है तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी H प्लस किधर से HA से और H प्लस किधर से HB से कितना आया है, देखो तो A का कितना आया है, स्क्वायर रूट KA1 इंटू C1 और नीचे में स्क्वायर रूट KA2 इंटू C2। तो ये हो गया आपको कंपैरिजन हो गया। अब जिसका ज्यादा होगा यहाँ दोनों का वैल्यू निकालोगे, इसका ज्यादा H प्लस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ गया, तो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। चल, अब हम लोगों ने अभी अभी सीखा है क्या कि वीक एसिड अगर दो दिए हो या फिर दो वीक बेस होंगे, जैसे हमने अभी सीखा फॉर्मूला जो निकला था किसका, H प्लस का। तो वैसे हम क्या करोगे, बेसिक केस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की जगह पे क्या लिखोगे, वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कंसंट्रेशन तो रहेगा। ओके चल, अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, दो एसिड दिया है, एक है एसिटिक एसिड और दूसरा है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग अभी दो तरीका सीखा है, एक तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को देखकर, यानी जिसका जितना ज्यादा हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू वो उतना स्ट्रांग होगा। अब इस हिसाब से देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मिक एसिड का क्या है, 2 × 10 टू द पावर -5, 2 × 10 टू द पावर -5, और एसिटिक एसिड का देखो तो 1.8 × 10 टू द पावर -5, ज्यादा बड़ा कौन हो गया वैल्यू, ये वैल्यू हो गया। इस हिसाब से फॉर्मिक एसिड क्या हो गया, स्ट्रांग एसिड हो गया। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा है कि सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम लोग का हर जगह नहीं निकाल सकते, उसके साथ फिर कंडीशन देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो साथ साथ उसका कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो जब कंसंट्रेशन दिया होगा तो हम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, किसके केस में, एसिड के केस में। तो निकालो तो अभी अभी हम लोग निकाला था, यानी H प्लस जो फॉर्मिक एसिड से आने वाला है वो क्या आएगा, बोलो मतलब क्या आया है, KA1 × C1, वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा, इसका देखो तो 2 × 10 टू द पावर -5 और कंसंट्रेशन कितना है 25 × 10 टू द पावर -2, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 25 गुना 50 × 5 2 7 -7, अंडर 5 × 10 टू द पावर -6, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, √5 का वैल्यू हो गया 2.2 × 10 टू द पावर -3।
ये हो गया फॉर्मिक एसिड से आने वाले H प्लस का वैल्यू। अब फिर यही काम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ करो H प्लस इधर से एसिटिक एसिड से, देखो तो वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे Ka2 C2 वैल्यू पुट करो। इसे कितना दिया देखो 1.8 into 10 to the power -5 और कंसंट्रेशन है 5 गुने 10 का पावर -1। सॉल्व करो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 18 पंचे 90 into 10 to the power -6 होगा। 18 पंचे 90, 90 में से जो जीरो है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। और ये 10 का पावर -5 है, 10 का पावर -1 कितना हो गया 10 to the power -6 हो गया। ये वैल्यू कितना आ गया 3 into 10 to the power -3। अब इस तरह से देखो कंपेयर करो तो इसका ज्यादा वैल्यू आ गया, इसका ज्यादा आ गया, जबकि डिसोसिएशन कोएफिशिएंट का वैल्यू इसका ज्यादा था। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू H प्लस का ज्यादा आ रहा है, किसके कंपेयर में, फॉर्मिक एसिड के से आने वाले H प्लस के वैल्यू के कंपेयर में। इसका मतलब कौन जाएगा स्ट्रांगर, हाँ तो एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या हो गया इज स्ट्रांगर। हर जगह ये नहीं होगा, याद रहे यहाँ पे स्ट्रांगर देन SCOH, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये देखो तो कैसे बनेगा। सुनो, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी अब 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन खोजना है। तो बताओ ये कौन सा होगा, बोलो। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि pKw इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर। क्या pKw का वैल्यू बढ़ता है टेंपरेचर बढ़ाने से? दूसरा है डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर। तीसरा है pKw बराबर 14 एट ऑल टेंपरेचर। एंड चौथा है pKw बराबर pH एट ऑल टेंपरेचर। क्या पहले pKw क्या होता है, याद है कि भूल गए, याद है at 25 डिग्री सेल्सियस Kw का वैल्यू कितना आया था, 10 का पावर -14, यही था ना, याद आया कुछ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ, फिर क्या किए थे, दोनों तरफ माइनस लॉग लेते थे, अब ये क्या हो जाता है pKw, और ये क्या हो जाता है 14। तो ये जो pKw का 14 जो वैल्यू आता है कहाँ पे आता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं कितना 62 डिग्री सेल्सियस ले गए थे, तब pKw का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू बदलता है 10 to the power -30। जानते हैं Kw जो है क्या होता है, बढ़ता है किस टेम्परेचर बढ़ाने से, क्यों कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 62 डिग्री सेल्सियस pKw का वैल्यू कितना आया 13 आया। और फिर और टेम्परेचर बढ़ाए थे हम, 3 स्केल पढ़े थे, याद है कि कुछ नहीं। तो ये कितना आया था, जल्दी बोल, कितना आएगा 12 आया था, है ना। तो ये टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो pKw के वैल्यू पर क्या फर्क पड़ रहा है, देखो तो 14 हुआ, 13 हुआ, 12, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से pKw का वैल्यू तो घट रहा है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन कह रहा है pKw इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हो रहा है क्या, नहीं, ये हो गया गलत। pKw डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यस, देखो घट रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी ये सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा pKw बराबर 14 एट ऑल टेम्परेचर, ऐसा है 14 कहां पे है, ओनली 25 पे है, ये भी गलत। pKw बराबर pH एट ऑल टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि pKw बराबर क्या होता है pH प्लस pOH। pOH जब जीरो क्या होगा, हमेशा जीरो तो नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो गया, कौन आ गया, सेकंड आ गया, समझाया। pKw पे क्वेश्चन था, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आज हम लोगों ने एसिडिक वीक एसिड को कैसे कंपेयर करने वो सीखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं और इसका एक खास यूज हमने इसको बनाने के पीछे ये था कि इसका एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होता है।
वहाँ पे इससे यूज करके, इसका यूज करके आपको क्वेश्चन देता था, बनाओगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, सभी इंपोर्टेंट ही होते हैं लेकिन वो काफी इंपोर्टेंट है, आज जितना पढ़े उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट है। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड, पहले वो होता क्या है वो बताएंगे, एंड देन फिर उसमें हम लोग उससे उसका पीएच कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। याद है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पीछे का थोड़ा सा रिवाइज मारा करें, रिवीजन में आपको करके आना है। तीसरा अगला टॉपिक के लिए आपको रिवाइज करने का है कौन से, कॉमन आयन इफेक्ट, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, क्या करना होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक सॉल्यूशन के साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐड करना पड़ता है, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, एक कोई ना कोई आयन कैसे होते हैं, कॉमन होने चाहिए, किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयन है उसमें से एक आयन इसमें नजर आना चाहिए, किसमें, स्ट्रॉन्ग में, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक और इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, घट जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड फ्लिप करके। तो उसका कैसे एप्लीकेशन होता है, उसको कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोगों ने देखा था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे या पॉलीप्रोटिक बेस पढ़ेंगे, उसमें भी उसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन बनाना, ध्यान से बनाना, क्वेश्चन को सिर्फ सीधे देख के नहीं देखना, पॉइंट क्या क्या रहा है वो देख के बनाओगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।